नमस्कार, मैं अमर खान। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे, आपका परिवार अच्छा होगा। मैं हमेशा भगवान से और खुदा से ये दुआ करता हूँ कि आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और देश की तरक्की में अपना योगदान देते रहें। मुझे याद आता है, एक ज़माना हुआ करता था कि जब लोग पब्लिक में आने के लिए वो चाहते थे कि उनका नाम ज़्यादा फैले, तो जैसे कोई आतंकवादी संगठन हुआ करते थे। कोई यदि कोई कांड कहीं पर होता था, कोई हत्या हो जाती थी या कोई बम फूट जाता था, तो वो आतंकवादी संगठन उसकी जिम्मेदारी लेते हुए अपना नाम उजागर कर देता था, ताकि उसका नाम और ज़्यादा लोगों में फैले और दहशत फैले, उसके नाम को लोग जाने, उसके नाम से लोग डरें। ऐसे ही पहले जैसे वीरप्पन जैसे लोग या डाकू जैसे पहले हुआ करते थे, वो भी अपना नाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंचाने के लिए बताकर जाते थे कि बोल देना कि डाकू ये आया था, डाकू वो आया था, डाकू सुंदर सिंह आया था, डाकू मान सिंह आया था। बहुत सारे जैसे जैसे नाम डाकुओं के होते थे, वो अपने नाम को ज़्यादा फैलाने के लिए, घर घर तक पहुंचाने के लिए ऐसे उल्टे सीधे काम किया करते थे। समस्या कहाँ है? समस्या ये है कि एक नाम होता है अच्छे लेवल का और एक नाम होता है छोटे लेवल का, बड़ा लेवल और छोटा लेवल, अच्छा और गंदा। दो तरह की, तीन चार तरह की ये चीजें होती हैं जो समाज को आईना दिखाती हैं। ये तो समझ आता है। अब जैसे कोई भी, अभी पिछले दिनों जैसे गैंगवार हुई है, पिछले दिनों मर्डर हुए हैं, तो किसी ने कहा कि इस मर्डर में लॉरेंस बिश्नोई का नाम है ताकि दहशत फैल जाए लॉरेंस बिश्नोई के नाम से। किसी ने कहा गोल्डी बरार का नाम है, किसी ने कहा काला जठेड़ी है। बहुत सारे ऐसे मर्डरर गैंगस्टर हैं जो अपने नाम को आगे पहुंचाने में खुशी समझते हैं कि बता दीजिए कि ये कांड उसने किया है। अब हमारे जो देश है या दुनिया का कोई भी देश है, उसमें इस तरह के लोगों को टारगेट किया जाता है, इनको पकड़ लिया जाता है या मार दिया जाता है। सरकार इन पर शिकंजा कसती है और इनको ख़त्म करने का प्रयास करती है। सवाल यह है मेरा कि जब देश के अंदर पुलिस और प्रशासन, मिलिट्री सेवा, फौजी भाई और जुडिशरी, न्यायालय और कार्यकारिणी, राजनीति, जब ये लोग अपना नाम चमकाने के लिए अनर्गल बयान देते हैं, तो आप समझ जाइए कि वो देश की सुरक्षा के लिए अच्छा है या खतरनाक है। मैं सीधे सीधे पॉइंट पर आ रहा हूं आपके पास। अभी कल या परसों में, 2-3 दिन पहले, एक बयान बहुत ज़्यादा मशहूर चल रहा था। वो थे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वकील शेखर कुमार यादव साहब। जी हाँ, जज हैं इलाहाबाद में। तो वो विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में गए हुए थे। जब वो बोलने के लिए शुरू हुए तो सबसे पहले उन्होंने कठमुल्ला शब्द का प्रयोग किया और उन्होंने बड़े आत्मविश्वास से ये कहा कि मुझे कठमुल्ला बोलने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई संकोच नहीं है। ठीक है, आपने बोल दिया। कठमुल्ला का जहां तक मैं समझता हूं, उस तरह के लोग होते हैं जिनको ज्ञान कम होता है। जैसे यार वो कठमुल्ला आदमी है, वो ऐसा ही है, तो उनका मतलब होता है कि वो थोड़ा सा पागल होते हैं या उनके अंदर समझदारी नहीं होती है, फालतू की बातें वो करते हैं। इस तरह के लोगों को कठमुल्ला कहा जाता है। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये देश जो है बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा। अब यादव साहब को कौन बताए, या वो समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उनको पता है ये देश सालों साल से बहुसंख्यकों के हिसाब से ही चल रहा है। इस देश में जो फौजी भाई हैं, जो फौजी हैं, सबसे ज़्यादा बहुसंख्यक हैं। इस देश की संसद में मिनिस्टर हैं। 843 सांसदों में से आप देखेंगे यादव साहब, तो सबसे ज़्यादा बहुसंख्यक हैं। राष्ट्रपति बहुसंख्यक हैं, उपराष्ट्रपति बहुसंख्यक हैं, प्रधानमंत्री बहुसंख्यक हैं, गृह मंत्री बहुसंख्यक हैं, वित्त मंत्री बहुसंख्यक हैं। मतलब आप काउंटिंग कीजिए, आप थोड़ा हिसाब लगाइए। ज्यादातर प्रशासनिक पदों पर, राजनयिक पदों पर, संवैधानिक पदों पर बहुसंख्यक ही बैठे हुए हैं। अब ये देश चला नहीं रहे क्या?
ये देश चला रहे हैं ना, पिछले 70-72 सालों से, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से देश चल रहा है ना। आपको कैसे लगता है कि बहुसंख्यकों के हिसाब से देश नहीं चल रहा? तो आप बताइए, आप बता दीजिए। अब बहुसंख्यकों के हिसाब से मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं। जैसे आप इलाहाबाद सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं, वहां कोई मर्डर का केस आपके पास आ गया और जिसने मर्डर किया है और जिसका मर्डर हुआ है, दो पार्टी आपके सामने खड़ी हैं और जिसने मर्डर किया है उसके साथ ज्यादा लोग हैं। समझना मेरी बात को, उसके साथ ज्यादा लोग हैं। मान लीजिए उसके साथ 100 लोग हैं और जिसका मर्डर हुआ है उसके साथ 20 लोग हैं। तो क्या आप फैसला बहुसंख्यक के हिसाब से दे दोगे? जिसने खून किया है उसको बाइज्जत बरी कर दोगे क्योंकि उसके साथ बहुमत है, बहुसंख्यक है, वो संख्या में ज्यादा है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ऐसा नहीं होगा। मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको कैसे लगता है, आपको क्यों लगता है, कहां आपने महसूस किया इस बात को कि बहुसंख्यकों के हिसाब से देश चलेगा? मैं तो जब से देखा है उसी हिसाब से देश चल रहा है, बहुसंख्यकों के हिसाब से देश चल रहा है और उन्हीं के कायदे कानून चल रहे हैं। कौन सा आपके संसद के अंदर कानून आप देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में, न्यायालय के अंदर कानून आप देख लीजिए, पुलिस प्रशासन में कानून आप देख लीजिए, सारा उसी हिसाब से ढांचा जो हमारे देश का है वो चल रहा है। आपको इस बात को समझने में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलतफहमी हुई है। दूसरा, आपने कहा कि राम का देश है, यहां के कण कण में राम है, राम को मानना पड़ेगा, राम को मानना पड़ेगा। ऐसा क्यों कहा आपने? आपको क्यों लगता है ऐसा कि लोग राम को नहीं मानते? हम जब से पैदा हुए तब से हम रामलीला देखने जाते हैं। कई बार रामलीलाओं में कैरेक्टर भी हमने किए हैं। मैंने राम का कैरेक्टर भी किया है, मैंने भरत का कैरेक्टर भी किया है, उसके बाद अभी लेटेस्ट मैंने रावण का कैरेक्टर भी किया है। तो आपको कैसे लगता है कि राम को देश में लोग नहीं मानते हैं? सब मानते हैं। आपको मैं फिर एक बात कहता हूं कि आप थोड़ा सा शांत होकर यदि सोचेंगे तो आपको सारी चीजों का उत्तर खुद पे खुद ही मिल जाएगा और आपको मिल गया होगा। ये बातें आपने कही हैं, ये आप जाने या ऊपर वाला जाने कही क्यों हैं। दूसरा, आपने कहा कि गाय को, कहा था एक बार आपने कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित कर देना चाहिए। तो कौन करेगा बताइए? सरकार करेगी ना, तो कर देना चाहिए उसको। गाय का मतलब यह है कि एक ही धर्म के लोग गाय को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। आप कभी छानबीन करिएगा इस बात को। इसमें दूसरे धर्म के लोग भी गाय को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैंने बहुत सारी गौशाला में, आपने पहले वीडियो आई थी वो देखी होंगी, तो उनसे जब चुपचाप पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये गाय दूध नहीं देती है, खाने को इसके लिए राशन नहीं आता, इसलिए हम इसको बेच देते हैं। कोई भी ले जाए, कोई उसको काट रहा है, कोई पीट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो उनकी सरदर्दी खत्म। 15-20 हज़ार रुपये लेते हैं वो और उस गायों को बेच देते हैं, वो चली जाती है। तो गाय का, तो मैं भी मानता हूं इस बात को, मैं मानता हूं, शुरू से मैं मानता हूं, साइंटिफिक रीजन से भी यदि हम गाय को देखते हैं तो समाज के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो इमीडिएट उस पर एक्शन होना चाहिए। दूसरा, अभी 2-4 पॉइंट ऐसे थे जो आपने कहे हैं। आपने कहा कि उन्होंने, हां, एक बात आपने और कही कि हिंदुओं के भीतर की आत्मा मरती है, तो हिंदुओं के भीतर की आत्मा मरती है तो भारत को तालिबान और बांग्लादेश बनने में वक्त नहीं लगेगा। जैसा ये बात बड़ी खतरनाक कही आपने। तालिबान से मतलब तालिबान बनने की तरफ अग्रसर हैं क्या हम जा रहे हैं क्या तालिबान बनने की तरफ? तो हमें तैयार हो जाना चाहिए बर्बाद होने के लिए। मौत कब हमें आगोश में ले ले, कब हमारे ऊपर बम फूट जाए, कब मिसाइलें चल जाए। तालिबान का हाल देखा है ना आपने। तालिबान कट्टरता की तरफ था, कट्टर था, और कट्टर लोग किसी भी धर्म के हों, कोई भी हों, खतरनाक होते हैं। वो देश को बर्बाद कर देते हैं, देश को कहीं का नहीं छोड़ते। मेरा यह मानना है कि कट्टरता आनी चाहिए तो शिक्षा में आनी चाहिए, स्वास्थ्य में आनी चाहिए। धर्म के मामले में यदि कट्टरता किसी इंसान के अंदर आती है
तो आप मुझे दिखा दीजिए तालिबान, सीरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कट्टर हैं अपने आप में और उन्होंने अपनी कट्टरता के चलते देश को बर्बाद कर दिया है। खत्म हो गए, रोड पे मासूम बच्चे बिलख जाते हैं, परिवार बर्बाद हो जाते हैं, बेवाएं हो जाती हैं, मां बेटे भाई बहन सब अलग अलग हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, घर तबाह हो जाते हैं, मौत की नींद सो जाते हैं बहुत सारे लोग। कट्टरता उस चीज का नाम है। यदि आप तालिबान बनने की धमकी आप देश को दे रहे हैं तो खतरनाक मंसूबा लगता है मुझे, और उस मंसूबे को आप पूरा मत होने देना। मेरी तो हाथ जोड़कर गुजारिश है जज साहब आपसे, क्योंकि तालिबान मत बनाइए देश को। आप जज हैं, आप न्यायाधीश हैं, न्याय देते हैं। जब आपकी कोर्ट में लोग जाते हैं तो आपको भगवान समझते हैं और ये सोचकर आपके सामने अपनी अर्जी लगाते हैं कि सच्चाई की तरफ आप झुकेंगे और जो सच होगा उसे मानकर ही आप न्याय करेंगे। यदि आप कट्टर हो जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि एक धर्म के लोग मारे जाते रहेंगे और एक धर्म के लोग बर्बाद होते जाते रहेंगे। आबाद कोई भी नहीं होगा, वो मारे जाएंगे, ये बर्बाद होंगे। तो ऐसी सोच देश के अंदर नहीं आनी चाहिए। मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप कुछ भी करें, लेकिन जो संविधान की शपथ आप लेते हैं, जज बनते वक्त आपने ली होगी, हमारे नेता लेते हैं संविधान की शपथ जब सांसद बनते हैं या विधायक बनते हैं, पुलिसकर्मी लेते हैं, IAS IPS सब लेते हैं। उस संविधान की शपथ को फिर कैंसिल करवाने का भी आप एक सलाह दे दीजिए सरकार को कि संविधान को कैंसिल करिए, संविधान की शपथ नहीं लेनी है। अब संविधान में ऐसा तो है नहीं, यह संविधान के अंदर नहीं है जो आपने बातें कही हैं। आपने विश्व हिंदू परिषद से कहा कि आप देश को विश्व गुरु बनाने के लिए प्रयास करिए और उसको बनाने के लिए काम करिए। अकेले विश्व हिंदू परिषद यदि प्रयास करता है देश को विश्व गुरु बनाने के लिए तो सफल नहीं हो पाएगा। सबको मिलकर देश को विश्व गुरु बनाने का प्रयास करना चाहिए, मेरा यह मानना है। आपको लगता है कि कोई एक छोटी सी संस्था, विश्व हिंदू परिषद बड़ी संस्था है लेकिन एक संस्था है, अकेले वो प्रयास करेगी तो हम उसमें, हम ना आप ना हम सफल नहीं हो पाएंगे। तो आप एज ए जज संविधान की शपथ लेकर आप यदि अपनी कुर्सी पर बैठे हैं तो आपको देश के हर नागरिक के बारे में सोचना होगा, उसकी चिंता करनी होगी, उसकी सुरक्षा करनी होगी, उसके स्वास्थ्य के लिए आपको डिसीजन देने होंगे, उसकी शिक्षा के लिए आपको डिसीजन देने होंगे और देश को विश्व गुरु बनाने की तरफ अग्रसर करना होगा देश के हर नागरिक को, प्रत्येक नागरिक को। मैं आपसे इतना ही हाथ जोड़कर विनती करता हूं शेखर कुमार यादव जी, माननीय जज साहब, कि आप बड़ी बातें करें देश के अंदर, छोटी बातें ना करें, उससे वैसे ही माहौल खराब होता है। मैं शेखर साहब की एक छोटी सी जानकारी आपको देता हूं, इनका जो जन्म के बारे में आपको बताता हूं। शेखर कुमार यादव जी का जन्म 16 अप्रैल 1964 को इलाहाबाद में हुआ। 12 दिसंबर 2019 से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में इन्होंने अपना कार्यकाल, ये 12 दिसंबर 2019 से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सेवारत हैं और इनका जो कार्यकाल है वो 2026 तक है। इलाहाबाद से इन्होंने ग्रेजुएशन किया और 1990 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में बतौर वकील इन्होंने नामांकन भरा। तब से आज तक ये बड़े अच्छे, इनको यूके में भी बुलाया गया, कई बार वहाँ भी इन्होंने भाषण दिया। राम के बारे में आप ऐसा मत कहिए, राम सबके हैं, सबके हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, कण कण में राम है, आप एक तरफा मत ले जाइए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।